नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम यूनिट नंबर 3 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का। ये टॉपिक है, यूनिट नंबर 3 है समावेशी शिक्षा। आप सभी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें साथियों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और इसी ही यूट्यूब पर आपको रीट से संबंधित हर प्रकार की जानकारी, एसटीसी से संबंधित जानकारियाँ और आपके लिए रीट की क्लासें होने वाली हैं इसी ही चैनल पर साथियों। चिंता नहीं करना बिल्कुल भी। और आज की इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, छोटा सा यूनिट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता का एक बहुत बड़ा कारक है। तो याद रखना है, व्यक्तिगत विभिन्नता दो प्रकार से आती है। एक तो वृद्धि होने की वजह से और दूसरा व्यक्ति का विकास होने की वजह से। तो ऑप्शन हो गया आपका सी, ए और बी दोनों ऑप्शन रहेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की वह क्षमता जो विस्तारित क्रियाओं को अधिक विस्तार से कर सकने की क्षमता प्रदान करती है। तो वो क्षमता कहलाती है अपनी लचीलापन। क्या होगा आंसर? लचीलापन होगा भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। लंबे समय अवधि तक लगातार कार्य करते रहने की क्रिया में किस शारीरिक क्षमता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है? तो उसको बोलते हैं हम सहन शक्ति। क्या बोलेंगे उसको हम? सहन शक्ति। लंबे समय तक कार्य करने के लिए काम आने वाली क्षमता। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम पकड़ते हैं, देखिए। कमर पकड़ो व्यायाम में किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? तो देखो, इसमें सहन शक्ति का भी विकास होता है, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के बीच समन्वय स्थापित होता है और शरीर का लचीलापन भी बढ़ता है। नहीं, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आते हैं। कंधे से धकेलने के व्यायाम में एक दल में अधिकतम कितने बालकों को लिया जा सकता है? कंधे से जो धकेलने वाला व्यायाम होता है उसमें अधिकतम 8 बच्चों को लिया जाता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार पूछा गया है। एक फूल दो माली, ये खेल का नाम है साथियों, एक फूल दो माली। इसमें 2 बच्चे जो होते हैं उनके बीच में क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है। क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है, यानी होड़ होती है, कॉम्पिटिशन होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आइए देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो देखो, यही टॉपिक है अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट। इन दोनों में अंतर आपसे साइकोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा टॉपिक भी है कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। ये साइकोलॉजी में भी आपको मैं पढ़ाऊंगा इसी चैनल पर, जैसे ही तुम्हारी अब परीक्षाएं खत्म होंगी, ठीक है ना। एसटीसी की तुरंत आपको रेट में लग जाना है, पात्रता में और मेंस में भी। जो पढ़ना चाहे वो आप पढ़ सकते हो, सब्जेक्ट आपके सब चलेंगे, ठीक है भाई। तो वृद्धि होती क्या चीज़ है? वृद्धि का अर्थ होता है हमारा शारीरिक विकास। केवल क्या होना चाहिए? शारीरिक विकास वृद्धि के अंतर्गत आता है। यानी वजन बढ़ना, आकार बढ़ना, लंबा होना, ठीक है ना, ढांचे में वृद्धि होना, शारीरिक अंगों में वृद्धि होना। जबकि विकास क्या होता है? विकास के अंतर्गत उन सभी पहलुओं की बात की जाती है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, भावनात्मक विकास। सब में परिवर्तन अगर हो रहा है, यानी कि बच्चे का चहुमुखी विकास चहुमुखी जो वृद्धि होती है, चहुमुखी जो परिवर्तन होते हैं वो विकास के अंतर्गत आते हैं। वृद्धि पैदा होने से लेकर के वयस्क होने तक ही होती है। ये वृद्धि बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर के वयस्क होने तक, यानी किशोर अवस्था तक वृद्धि होती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास तो भैया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, आपने सुना होगा। वृद्धि कैसी विकास कैसा होता है? गुणात्मक भी होता है और संख्यात्मक भी होता है। यानी कि विकास के अंतर्गत हमारे गुणात्मक लक्षण भी आते हैं और संख्यात्मक परिवर्तन भी हमको देखने के मिलते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, हमारा जो विकास है वो गुणात्मक होता है, संख्यात्मक होता है, अर्थात परिमाणात्मक होता है। लेकिन हमारा वृद्धि जो है केवल क्या है? परिमाणात्मक है, ठीक है ना। याद रखेंगे आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन अपना देखेंगे। देखो, बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अंतर्मुखी बालक और दूसरा होता है बहिर्मुखी बालक। और एक प्रकार और आता है, वो है अपना उभयमुखी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बहिर्मुखी बालक की विशेषताओं की। तो बहुर्मुखी जो बालक होते हैं वो यथार्थवादी, व्यवहार में कुशल होते हैं, भाव प्रधान होते हैं, अधिक कार्यशील, संकोच रहित, अधिक बोलने वाले और शीघ्र निर्णय वाले और वर्तमान को महत्व देने वाले होते हैं। ये किसकी विशेषता है? बहुर्मुखी बालकों की विशेषता होती है। अगला है अपना व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण कौन से हैं? तो कई कारण होते हैं साथियों व्यक्तिगत विभिन्नता के, जिनका प्रभाव उसमें पड़ता है, किसमें? हमारे जीवन में, जिन्हें हम कुछ हद तक बदल नहीं सकते, जैसे आनुवंशिकता है,
एक व्यक्तिगत प्रभाव है। आनुवांशिकता, वातावरण, संस्कृति, जातीय परंपरा, आर्थिक सामाजिक स्तर, लिंग, भेदभाव, शिक्षा, ये सब क्या है हमारे व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अच्छा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ठीक है भाई। द्वंद्व क्रियाएं क्या होती है और किन्हीं दो द्वंद्व क्रियाओं के नाम आपसे पूछे गए हैं। तो दो व्यक्तियों को द्वारा आपस में जो शक्ति या जोर आजमा करके जो क्रिया की जाती हैं, ठीक है ना, वो कहलाती है द्वंद्व क्रियाएं। दो व्यक्ति जब आपस में अपने आप के जोर को यानी शक्ति को आजमाते हैं तो जो क्रिया की जाती है आजमाने में, वो हमारी द्वंद्व क्रिया कहलाती है। जैसे हाथों से धकेलना, हाथों से खींचना, ये क्या है, सब द्वंद्व क्रिया है। मनोरंजनात्मक खेल क्या होते हैं, तो ऐसे खेल जिनके नियम व मैदान का परिमाप स्थिर नहीं होता तथा अपनी सुविधा या साधनों के अनुसार उनके नियमों तथा मैदानों को निर्धारित किया जा सकता है, वो कहलाते हैं मनोरंजनात्मक खेल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है ना। तो कई प्रकार का होता है व्यक्तिगत विभिन्नता, तो कई तरीके से पाई जाती है। शारीरिक विभिन्नताएं भी पाई सकती हैं इसमें। ठीक है, पहला पॉइंट कौन सा क्षेत्र है, शारीरिक विभिन्नता। प्रत्येक बालक में शारीरिक वृद्धि और विकास अलग अलग तरीके से होता है, शारीरिक स्ट्रक्चर भी उसका अलग अलग होता है। इस प्रकार की विभिन्नताएं बालक के शरीर की बनावट, गठन, उसका परिपक्वता, भार आदि में दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है। शारीरिक विकास और संरचना के आधार पर भी बच्चों में विविधताएं पाई जाती हैं। उसके बाद व्यक्तित्व में भी विभिन्नता पाई जाती है बच्चे के में। प्रत्येक बालक का अपना अपना एक अलग अलग व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त योग्यताएं जो हैं उनका मूल होती है। कुछ बालक बहुमुखी होते हैं, कुछ बच्चे अंतर्मुखी भी होते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका अंतर हो गया। उसके बाद अभिरुचियों में भी भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक बालक अपनी अभिरुचि के आधार पर अनुक्रिया करता है, व्यवहार करता है। किसी बालक की रुचि खेलने में अधिक होती है तो किसी की सृजनात्मक क्षेत्र में, किसी की पढ़ने में अधिक होती है तो वह उसी के अनुरूप अपना व्यवहार करने लगता है जैसी उसकी रुचि होती है। बालक का संज्ञान भी उसकी रुचि के आधार पर ही विकसित होता है। अतः शारीरिक शिक्षा व खेल कूद के क्षेत्र में भी प्रत्येक बच्चे की अलग अलग गतिविधियाँ, खेलने की अलग अलग रुचियाँ होती हैं और इसके आधार पर ही व्यक्तित्व विभिन्नता हमको देखने को मिलती है। कुछ बच्चों की संवेगात्मक अभिरुचि में विभिन्नता पाई जाती है, सीखने की क्षमता में भी विभिन्नता पाई जाती है, शारीरिक क्रियाशीलताओं में विभिन्नता पाई जाती है। तो ये हमारी होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, इम्पोर्टेंट है। व्यक्तिगत अंतर और शिक्षा परस्पर, व्यक्तिगत अंतर और शिक्षा ये परस्पर किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि इनमें क्या संबंध है व्यक्तिगत अंतर में और शिक्षा में। शिक्षा का लक्ष्य बालक का पूर्ण विकास करना है। व्यक्तिगत अंतर से ज्ञात होता है कि सभी बालकों का विकास कभी एक जैसा नहीं होता, समान विधियों से कभी नहीं होता। अतः अध्यापक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखते हुए कक्षा व मैदान का प्रबंध करना चाहिए। औसत से कम तथा पिछड़े तथा निःशक्त बालकों के लिए विद्यालयों में समावेशी शिक्षा का आयोजन किया जाता है। प्राय विद्यालयों में बालकों का शारीरिक सामाजिक योग्यताओं के आधार पर इस तरह का वर्गीकरण कर लिया जाता है। इसके अलावा ऐसा वर्गीकरण शारीरिक दोषों के, अभिरुचियों के, लिंग और बुद्धि लब्धि के आधार पर भी कक्षा और मैदान में किया जाता है। प्रत्येक बालक को उसकी क्षमता तथा रुचि के अनुसार संबंधित कार्य करने का अवसर दिया जाए जो वास्तव में उसमें प्रगति देखी जा सकती है। ठीक है भाई, तो ये आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। शारीरिक क्षमता या योग्यता से आप क्या समझते हैं, शारीरिक क्षमता यानी योग्यता होती क्या चीज़ है। शारीरिक क्षमता एक अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन का आधार है। मानव शरीर में शारीरिक क्षमता योग्यता उसी प्रकार से है जिस प्रकार एक इंजन के लिए ईंधन। शारीरिक योग्यता एक व्यक्ति का व्यक्तिगत गुण है। व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को अभ्यास के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। शारीरिक क्षमता का संबंध व्यक्ति की क्रियाओं से संबंधित है जो उसे करनी ही होती है। शारीरिक क्षमता का स्तर सभी बालकों के लिए कभी एक जैसा नहीं होना आवश्यक नहीं है। यह उनसे संबंधित क्रियाओं की आवश्यकता आपातकालीन परिस्थिति के अनुसार होता है। सो विद्यार्थी फुटबॉल खेलता है, उसे संगीत समूह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों से भिन्न शारीरिक क्षमता स्तर की भी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, हर बालक प्रत्येक दूसरे बालक से अलग होता है, उसी प्रकार प्रत्येक बालक की शारीरिक दक्षता भी अलग अलग होती है और उसी शारीरिक दक्षता के आधार पर
प्रत्येक बालक अलग अलग प्रकार की शारीरिक गतिविधियां करता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक क्षमताओं को परखने के लिए कौन कौन सी विधियां हमको करनी चाहिए। तो देखो, आपस में बच्चे एक दूसरे को उठा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। सभी बच्चों को दौड़ करवा करके पता लगाया जाए कि कौन तेज दौड़ता है, कौन धीरे दौड़ता है। लंबी दूरी की दौड़ कराकर भी पता लगाया जाए कि थकान के बावजूद कौन लंबी दूरी तय कर सकता है। योग की क्रिया करवा कर भी पता लगाया जाए कि लचीलापन किस बालक में ज़्यादा है। शारीरिक संतुलन के लिए कुछ अलग अलग क्रियाएं भी कराई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, समावेशी संदर्भ में खेल एवं व्यायाम के आयोजन के समय ध्यान रखने योग्य बात कौन कौन सी है। तो देखेंगे, खेल एवं व्यायाम का शिक्षण एवं स्वरूप इस प्रकार से हो कि हर प्रकार के बच्चे के लिए उपयोगी हो, चाहे बच्चा विकलांग हो, मंदबुद्धि हो, कमज़ोर हो, हस्तपुष्ट हो, अलग अलग आयु वर्ग का हो। इन सभी बच्चों को खेल और व्यायाम में पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए, उनका समावेश होना चाहिए। बालकों को नए व्यायाम खेल खिलाएं ताकि नए नए खिलवाएं ताकि बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, बच्चे निसंकोच खेल सकें। साथ ही उन खेलों और व्यायामों से उनका सर्वांगीण विकास हो। प्राथमिक स्तर पर लड़के और लड़कियों को साथ साथ खेलने व व्यायाम करवाएं ताकि उनमें आत्मविश्वास की भावना का निर्माण हो सके, जिससे खेलों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिले। मुख्य खेलों के अतिरिक्त कुछ शारीरिक गतिविधियां, मनोरंजनात्मक खेल खिलवाए जाने चाहिए, जिससे शारीरिक क्षमता और कौशलों का भी विकास किया जा सके, जिसमें सभी विद्यार्थी शामिल हो सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन अपना यह है कि कंधे से धकेलने का जो व्यायाम है वो किस प्रकार से करवाया जाता है, विवरण दीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद पढ़ना भैया, मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर वीडियो के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है अपना देखेंगे। ठीक है, अब देखिए आप बनाते हैं, समूह बनाना खेल किस प्रकार से खेला जाता है, वर्णन करना है। तो सबसे पहले समूह बनाना जो खेल है, विद्यार्थी बोले गए संख्या के अनुसार इसमें समय बनाते हैं। इसके उद्देश्य की बात करें तो इस खेल का उद्देश्य प्रतिक्रियात्मक योग्यता को विकसित करना, सहयोग की प्रवृत्ति को विकसित करना और खेल खेल में मनोरंजन करना। अब इस खेल को खेला कैसे जाता है उसकी विधि आप लोग देखिए। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को 10 मीटर के अर्धव्यास में बने गोले के बाहर खड़ा कर देंगे। आदेश देने वाला विद्यार्थी, यानी कि आप लोग खुद पढ़ना भैया क्वेश्चन को, आप लोग बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। ठीक है ना, आगे बात करते हैं आप लोग। तो यहाँ पर निबंधात्मक आ गए, आप लोग ये प्रश्न भी पढ़ के चला जाना। चकमा बॉल किस प्रकार का खेल है, चकमा बॉल किस प्रकार का खेल है। ठीक है भाई, तो ये आप लोग पढ़ना खुद, देखिए। ठीक है ना, अब हमारे निबंधात्मक प्रश्न जो आते हैं, ठीक है ना, निबंधात्मक प्रश्नों में पहला क्वेश्चन आप लोग ये रट के चले जाना, बस ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है ये। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, हालांकि मैंने ऊपर पढ़ाए हैं, उनको विस्तार से आप लोग खुद पढ़ लेना। और एप्लीकेशन पे हालांकि मैंने क्वेश्चन डाले हैं, निबंधात्मक प्रश्न भी हैं, छोटे प्रश्न भी हैं, 20 मॉडल पेपर हैं, उसमें से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जाते जाते। और आराम से आप लोग अगर उनको कंप्लीट पढ़ जाओगे तो 65-70% तो तुम्हारी बन ही जाएगी। और अच्छा लिख के आ जाओगे, पूरा याद करके जाओगे तो ज़्यादा बन जाएगी। ठीक है भाई, खुराना क्लासेज ऐप है अपना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। धन्यवाद।